हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और हम शुरू करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या फंडिंग रिफॉर्म होना चाहिए और क्या प्रपोज्ड हमारा रिफॉर्म है। ठीक है, तो सर होता क्या है कि हमारे यहाँ इंडिया में जो भी इलेक्शन होता है इसमें गवर्नमेंट फंड नहीं करती, स्टेट फंडिंग नहीं करती पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो सर फंडिंग कहाँ से आती है? चुनाव लड़ने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए, दारू बांटने के लिए, है ना, और पैसा बांटने के लिए, साड़ियाँ बांटने के लिए इलेक्शन में कहाँ से पैसा आता है? तो सर यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन है हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो सर पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट दे देंगे, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या फ़ायदा है? तो सर जैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी सत्ता में आएंगी तो जो भी टेंडर वेंडर होगा, जो भी ठेका होगा, किसको दे दिया जाएगा? हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो ये जो हमारा प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन है इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज़ में, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा क्रॉनिक कैपिटलिज्म है इसका कॉन्सेप्ट आ रहा है। ओके, क्रॉनिक कैपिटलिज्म का एक आपको बता दूं कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म में यह है कि 1% जो धनी लोग हैं, अमीर लोग हैं, ओके, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। दिस इज नोन एज क्रॉनिक कैपिटलिज्म। तो सर इसी को जो पॉलिटिकल पार्टीज और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच का जो दिक्कत है, और दिक्कत सर क्या आ रही है कि पैसा जो हमारी वेलफेयर प्रोग्राम के लिए जाना चाहिए और जो सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जो हमारे नेता लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और इंडस्ट्रीज मिलकर साथ में खा जाते हैं। तो सर दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज लोगों से भी तो पैसा ले सकती हैं। हाँ जी, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है कि हमारे लोगों से भी पैसा ले सकती है, लेकिन सर बात यह है कि लोग बहुत गरीब हैं हमारे यहाँ, तो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये जानबूझकर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है इनको इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाना पड़ता है पैसा के लिए, ताकि चुनाव तभी तो लड़ेंगे। सर कैसे बांटा जाएगा पैसा चुनाव में, कैसे भीड़ इकट्ठा करी जाएगी, है ना, इसके लिए यहाँ जाना पड़ता है। तो उसी के लिए सर कुछ रिफॉर्म हमारा आया हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे फंडिंग में रिफॉर्म किया जाए। तो सर अब तक ये लॉ था कि 20,000 रुपये तक बिना आप नाम बताए पॉलिटिकल पार्टीज को आप डोनेट कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो 20,000 वाला हमारा नॉर्म्स था, इससे क्या हुआ कि 75% जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग जाती थी वो 20,000 से नीचे जाती थी, अब कई बार चली जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि वहाँ पे ब्लैक मनी को वाइट करा जाता था और काफ़ी ज़्यादा करप्शन था वहाँ पे। ओके, तो ये रिफॉर्म इस समय सजेस्ट किया गया है कि कैश डोनेशन जो होगा आप 2,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, 2,000 से ज़्यादा करना होगा तो क्या करेंगे? सर 2,000 से ज़्यादा आपको करना होगा तो आपको चेक के फॉर्म में कीजिए या डिजिटल मोड में आप ट्रांजेक्शन कीजिए। उसके बाद सर एक नया कॉन्सेप्ट आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्टोरल बॉन्ड। सर ये जो हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड है दैट इज इशूड बाय द RBI। ओके, और ये बैंक में ये बॉन्ड पड़ा रहेगा और आप ये पैसा बैंक में जमा कीजिए, आपको बॉन्ड मिल जाएगा। मान लीजिए मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा कि बैंक में जाऊँगा और बैंक से मैं इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदूंगा, ठीक है, और बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दूंगा और ये बॉन्ड ले जाकर मैं पॉलिटिकल पार्टीज को दे दूंगा। और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगे कि ये बॉन्ड बैंक में ले जाएंगे, उनको उससे पैसा मिल जाएगा। तो पहली बात कि जो हमारा इलीगल मनी फ्लो हो रही थी इकोनॉमी में, ये रुक जाएगी। गवर्नमेंट इस पे अपना नज़र बना के रख सकती है कि इतना पैसा हमारा इस पॉलिटिकल पार्टीज को गया है ना। तो ये सारी बातें हमारी कही गई है। 3 रिफॉर्म बेसिकली किए गए हैं। कैश डोनेशन 2,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी डोनेशन करना है तो चेक या डिजिटल मोड में कीजिए। ओके, और उसके बाद क्या है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आप पेमेंट कीजिए पॉलिटिकल पार्टीज को। अब सर ये है कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि आपको बता दिया कि यहाँ पे ब्लैक मनी को खपाने का सबसे अच्छा रास्ता होता है। इसके बाद नेक्सस है आपका पॉलिटिशियन और कॉर्पोरेट्स के बीच में, ठीक है। तो चैलेंजेस सर इसके क्या आएंगे? चैलेंजेस ये आएंगे कि जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड आपने इशू किया है, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट किसी के नाम का भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर पॉलिटिकल पार्टीज को दे देंगे। ओके, चुन्नू मुन्नू रामू के नाम खरीद कर दे दिया, उनको क्या पता। ओके, उसके बाद क्या है कि हमारे यहाँ क्या है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है ये ITR फाइल नहीं करती हैं।
तो जो ITR फाइल नहीं करती हैं तो इसको मैंडेटरी बना दिया जाए ताकि ये ITR अपना फाइल करें। ओके, देखिए उसके बाद वे फॉरवर्ड हमारा क्या हो जाना चाहिए कि जैसे हमारा USA में सर क्या होता है कि वहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को इंडस्ट्रियलिस्ट फंडिंग करते हैं तो उस फंडिंग पे कैप लगा हुआ है कि आप 1 करोड़ 2 करोड़ इससे ज़्यादा फंडिंग आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज को यदि आप RTI के परव्यू में लेके चले आएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बनने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके बाद देखिए एक हमारी स्टेट फंडिंग है। स्टेट फंडिंग का कॉन्सेप्ट सर ये है कि हमारा एक गोस्वामी साहब हैं, ओके, दिनेश गोस्वामी, इन्होंने रेकमेंड किया था कि जो भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका आप स्टेट फंडिंग कीजिए। स्टेट फंडिंग मतलब ये है सर कि पैसा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं देगा हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को और ना ही कोई आम इंसान पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देगा। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज जो होगी हमारी ये स्टेट की एंटिटी हो जाएगी, ठीक है, जो स्टेट है उसकी एंटिटी हो जाएगी और स्टेट फंडिंग करेगा कोई भी चुनाव लड़ने के लिए। ओके, और जो भी हमारा स्टेट फंडिंग होगा, ठीक है, इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी आएगी और विमेन का पार्टिसिपेशन हमारा पॉलिटिक्स में बढ़ेगा। और यही नहीं सर, जो भी पैसा आ रहा है हमारा, मान लीजिए इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा दे रहे हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को, तो इसको आप एक डिपार्टमेंट के थ्रू इंडिपेंडेंट ऑडिटर की तरह इसको स्क्रूटनाइज कराइए। ओके, स्क्रूटनी कराइए ताकि पता चले कि कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च किया, कहाँ पे खर्च किया, दारू पे कितना हुआ, आपने वोट खरीदने के लिए कितना पैसा दिया है ना, ये सारे पैसा आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए अगला जो इशू हम पढ़ेंगे कि देखेंगे कि स्टेट फंडिंग में क्या उसका प्रॉज है और क्या कॉन्स है। तो सर देखिए कि स्टेट फंडिंग के आर्गुमेंट फेवर में और उसके अगेंस्ट में क्या क्या आर्गुमेंट है। सर जैसे स्टेट फंडिंग होगी तो पहली बात हमारी ट्रांसपेरेंसी आएगी। ओके, इसमें क्या होगा कि हम फाइनेंशियल जो भी पैसा देगी स्टेट तो एक कैप कर देगी कि पर विधायक 20 लाख रुपए या पर सांसद 30 लाख रुपए ही दिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो माफिया और क्रिमिनल्स हैं जो बहुत सारा पैसा कमा कर रखे हुए ब्लैक मनी के थ्रू, ये पॉलिटिक्स में आना कम हो जाएंगे, है ना, ये तो पता ही है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी, उसके बाद विमेन का रिप्रेजेंटेशन हमारा इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लेकिन प्रॉब्लम इसमें सर ये है ना कि हमारी कंट्री गरीब है, ठीक है, तो जो हमारे पुअर सिटीजन हैं ये हमारा पैसा नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है हमारा कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज है इनको जाना पड़ता है इंडस्ट्रियलिस्ट के पास। पहले आपको मैंने बता दिया आपको। अगेंस्ट में क्या है सर कि मान लीजिए मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरा मन नहीं है कि मैं कांग्रेस को पैसा दूँ, ठीक है, तो मेरे टैक्स की पैसे से कांग्रेस को भी फंडिंग की जाएगी, उसी से CPI को भी फंडिंग करी जाएगी, उसी से BJP को भी फंडिंग की जाएगी। तो टैक्स पेयर का जो मतलब मन है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, पहले दिक्कत ये है। उसके बाद क्या है कि स्टेट फंडिंग से क्या होगा कि जो हमारी पार्टीज हैं ये हमारे सिटीजन से दूर चली जाएंगी, क्योंकि उनको तो जाना पड़ता है पैसा मांगने के लिए। ये सब हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि पॉलिटिकल पार्टी से दूर चली जाएंगे, क्योंकि पैसा ये कभी आती ही नहीं पैसा मांगने के लिए। 10 रुपए से इनका कुछ काम नहीं होना भाई, 10 रुपए में एक वोट भी नहीं मिलेगा इनको, एक हमारा पौवा भी नहीं आएगा 10 रुपए में। तो इस वजह से क्या होगा हमारा कि पॉलिटिकल पार्टीज कभी नहीं आती है मांगने के लिए, बस नाम पे चल जाता है कि डोनेशन अब दीजिए। सारा डोनेशन जो करते हैं अंबानी करते हैं, टाटा बिरला करते हैं, टाटा हो या बेटा सबने मिलकर देश को काटा। तो सर सब लोग ये लोग फंडिंग करते हैं। तीसरी चीज हमारी क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी जो हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी स्टेट की रेदर देन की पब्लिक की ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, ये प्रॉब्लम हमारी आ रही है स्टेट फंडिंग से। अब देखिए सर कि CBI का एक नया कुछ लॉ आया हुआ है। और पहले CBI के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली हमारा मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंटर की, करप्शन और क्रिमिनल केसेस को ये देखती है, और ये भी देखती है कि इकोनॉमिक क्राइम जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, नार्कोटिक्स, ये भी हमारा काम ये देखती है। सर ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, ओके, 1941 में हमारे गोरे लोगों ने, अंग्रेजों ने सेटअप किया था, लेकिन हमारी संतनातन कमेटी की रिपोर्ट आई और होम मिनिस्ट्री ने सेटअप कर दिया 1963 में।
अब सर देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है और सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, इनका खाना पानी जो चलता है सीबीआई का, सेंट्रल गवर्नमेंट से चलता है, तो यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी हाई होता है। इसके बाद क्या है सर कि क्या स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने सीबीआई को आगे बढ़ाने के लिए, तो इन्होंने कहा कि एक सीबीआई का अलग से कोड बनाया जाएगा। उसके बाद क्या है कि आपको डीवाईएसपी यदि आपको अपॉइंट करना है सीबीआई में तो आपको यूपीएससी से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। ओके, इसके बाद क्या है कि इन्होंने बोला है कि आपको एडवांस कोर्स कराए जाएंगे जिससे कि आपका इन्वेस्टिगेशन स्किल बढ़ जाए, फॉरेंसिक डाटा आप कलेक्शन में आसानी हो जाए, कलेक्शन ऑफ एविडेंस में आपकी आसानी हो जाए। और वही नहीं, आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी नेशनल लॉ ऑफ स्कूल से, ताकि आपको पता चल जाए कुछ लॉ क्या होता है, लॉ कैसे आगे प्रोसीड किया जाता है। उसके बाद आपको आईआईएम बेंगलोर से आपकी कुछ डिग्री हो सकती है ताकि आपकी मैनेजमेंट में कुछ आपका काम आगे बढ़ सके। अब सर देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये आरटीआई के अंदर नहीं आता है, ना आएगा। तो पहली बात, आरटीआई हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। सर आर्टिकल 76 में ये बताया गया है कि एक हमारे यहाँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा जो हमारा हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होगा कंट्री का, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगला टॉपिक जो बता रहा हूँ। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या करेगा कि बोथ ऑफ द हाउसेस, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकता है, बोल सकता है, डिस्कशन में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। ठप्पा क्यों नहीं लगा सकता, वोट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर वो उसका मेंबर नहीं है। ओके, और ये किसी भी कमेटी में जिसका ये मतलब हिस्सेदार हैं, जिसमें मेंबर हैं, वहाँ पे भी ये पार्ट ले सकते हैं। तो सर बात ये है कि जो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ओके, एजीआई, तो इनके पास काम काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के केसेस हमारे लड़ते रहते हैं। देखिए जो एजीआई है गवर्नमेंट के केसेस देखता है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होते हैं, और हर गवर्नमेंट जब बदलती है तो अपना एक एजीआई सेटअप करती है। तो सर एजीआई के पास बहुत सारा हमारा काम होता है, तो इसी के लिए हमारा अगला लगाया जाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है स्टेटरी बॉडी है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो हमारा जो एजीआई है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसजीआई, ये हमारी स्टेटरी बॉडी है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो सर काम क्या है और इनका स्टेटस क्या है, करेंगे क्या? सर जो हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये असिस्ट करेंगे एजीआई को, काम ज़्यादा हो गया तो, ओके। और असिस्ट करने के साथ ये हमारे सेकंड लीगल ऑफिसर होंगे कंट्री के, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसी कोई पोस्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बनाई गई, एजीआई बनाई गई, लेकिन काम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो हमने एक पोस्ट क्रिएट कर दी, स्टेटरी बॉडी बना दी, ठीक है। आपका काम ज़्यादा हो गया तो आप क्या करिए, काम कर लीजिए। तो ये रहा हमारा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कुछ इशू हमने अभी देखा करंट अफेयर्स का जो पॉलिटी का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।